हेलो गाइस। तो आप सभी ने तो सुना ही होगा कि क्या न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ के ऊपर ईरान एंड इज़राइल वॉर। तो आज हम बात करेंगे कि ईरान एंड इज़राइल का वॉर हो क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न मेन है क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे कि इज़राइल है, वो अरब कंट्री के सबसे नज़दीक है। जो 57-58 देश है, उसके सबसे नज़दीक जो देश है, वो इज़राइल है। और इज़राइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड आए। क्यों इज़राइल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड आए? ताकि ईरान ने खुली धमकी दी है पहले से ही कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर आया तो मैं सबसे पहले इज़राइल को दुनिया के नक्शे से उड़ा दूँगा। तो इज़राइल कभी नहीं चाहता और उसने पहले भी ऐसे प्रिवेंटिव्स लिए हैं ईरान के अगेंस्ट। एंड यूएसए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यूएसए का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अरब कंट्रीज़ में। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, एंड उसमें मैंने क्लियरली समझाया था कि यूएसए क्यों इंटरेस्टेड है ये कंट्रीज़ में, बिकॉज़ ऑफ द ऑयल। अभी कुछ भी कर लो, ऑयल के ऊपर वॉर होगा ही होगा। तो ये द बेसिक रीज़न है क्यों हुआ। अब इसमें हुआ क्या, इज़राइल को पता चला कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट के 90% प्योरिटी पाने के बहुत करीब है। मतलब उसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम होता है, ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन कर दिए थे। जब वॉर हुआ था पहले, तो यूएसए एंड ईरान के बीच में ट्रीटी हुई थी कि अब के बाद अगर ईरान को न्यूक्लियर के साथ कुछ करना है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूरेनियम का, मतलब न्यूक्लियर का उपयोग करेगा। बट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कभी यूरेनियम का उपयोग नहीं करेगा। और यूएसए है स्मार्ट, तो उसने क्या किया कि यूरेनियम 60% अगर प्योर होता है तो उससे बिजली निकल जाती है। बट अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना होता है तो उसके लिए आपको 90 या 90 से ज्यादा, मतलब उसके अराउंड अगर यूरेनियम प्योर हो जाता है तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। और ईरान इलेक्ट्रिसिटी की आड़ में न्यूक्लियर बना रहा था। मतलब वो 60% नहीं, वो 90% प्योरिटी यूरेनियम की निकल रहा था। और वो उसके बहुत करीब था, ऑलमोस्ट 15-20 दिन करीब था। और आपको तो पता है इज़राइल की एजेंसी कैसी है। उसने पता लगा लिया मोसाद ने कि क्या है, और उसने यूएसए को खबर किया और उसने सडनली ईरान के ऊपर हमला कर दिया और यहाँ से वॉर होनी स्टार्ट हो गई। बट सच में ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, ईरान ने जो सीक्रेटली अपने वेपन्स एंड जिस तरीके से वॉर दे रहा है, वो बहुत अद्भुत है। मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि ईरान के पास इतने वेपन्स होंगे टू फाइट विद Israel. And even Israel is shocked why Iran has that sophisticated equipment or weapons against Israel. Maybe China helping or Russia will be helping in that. Let's see what's happened in sometimes. So back to our topic. तो ये मेन था। अब ईरान ने रिटेलिएट बहुत तगड़ा किया इज़राइल के ऊपर। अब इज़राइल के हाथ में इतना तो नहीं था कि वो अगेन कर सके, तो यूएसए ने बोला कि मैं कुछ करता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो आपको पता ही है, किसी के भी हो, चाचा रेडी ही होते हैं पीस कराने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए। चाचा को क्रेडिट चाहिए, चाचा को नोबेल प्राइज़ चाहिए पीस का। भाई ऐसे थोड़ी पीस के नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। तो अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने बोला कि मैं 2 वीक के अंदर डिसीजन ले लूँगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है कि नहीं करना है। बट उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प जी ने 2 ही दिन में ईरान के ऊपर बी-2 बम्बर से हमला कर दिया। बी-2 बम्बर, ये हमला जो था, रियली ये जो अटैक था, वो बहुत मतलब काबिल-ए-तारीफ़ था। क्यों? क्योंकि जो बम्बर थे बी-2 बम्बर, उसने यूएसए से इतनी दूरी तय की है, मतलब पूरा वर्ल्ड घुमा है वो। वो जो फाइटर जेट है, बी-2 फाइटर जेट, उसकी कीमत ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ है। बट इट्स वर्थ, आई थिंक। तो उसने पूरा वर्ल्ड घूम के उस पे हमला किया है। आप सोच रहे हो, किसी के भी रडार में नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है कि ईरान पहले से चौकन्ना तो था कि यूएसए कुछ करने वाला है, बट उसको भी उसने चकमा दे दिया और पूरा वर्ल्ड घूम के उस पे हमला किया। हमारे पास एक छोटा बच्चा रहता है, उसको बोलते हैं कुछ पाकिस्तानी। हम उस पे हमला करने में इतना सोच रहे हैं, ये लोग कितनी दूरी से ये हमला कर रहे हैं, तो हम इसमें तो बहुत पीछे हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि डिफेंस स्टॉक बहुत जाने वाले हैं। और ये वीडियो मैंने दिसंबर में पोस्ट किया था और आज आप देख रहे हो कि डिफेंस के स्टॉक कैसे भाग गए हैं। सो सबका एक टाइम आता है और अभी डिफेंस का टाइम है। तो ये हुई बी2 बॉम्बर्स की बात। अब मेन हमारे इंटरेस्ट की बात जो आ रही है वो है, इस वॉर से हमें क्या दिक्कत है, कि हमें कोई पॉजिटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है? नहीं। इंडिया को इससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कंट्री से पर्टिकुलरली लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है ऑयल से। पता है कि हमारी कंट्री किससे चलती है? ऑयल से चलती है। अगर ऑयल महँगा हो गया, क्योंकि ईरान के पास एक जगह है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़।
ये जगह, ये प्लेस इतनी इम्पोर्टेंट है तो 30 किलोमीटर की, एक 30 किलोमीटर का पट्टा है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 20% ऑफ द ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दिस प्लेस। दूसरा, डेली 18 मिलियन बैरल्स इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, मतलब ये जो पोर्ट है, जो जगह है, वहां से निकल के पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, बट एंड उसका कंट्रोल ईरान के पास है। अगर ईरान चाहे तो इसको बंद कर सकता है, बट अगर होगा क्या, ईरान कर सकता है क्या, ईरान ने पार्लियामेंट में ये पास कर दिया है, बट उसका जो मेन डिसीजन रहेगा वो सेक्रेटरी के पास रहेगा। तो 50% काम ईरान ने आज अभी 1 घंटे के पहले कर दिया है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका 50% अभी बाकी है। मतलब वो बंद करेगा कि नहीं करेगा, वो अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी एंड ग्लोबल क्रैश लेके आ सकता है। आप देख रहे हो कि एक छोटी सी प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या है, इस वॉर से किसी को कोई लेना देना नहीं है, यूएसए को तो कुछ नहीं होने वाला, बट प्रॉब्लम होगी तो हमारी जैसी कंट्री, इंडिया, चाइना, सबसे बड़ा झटका लगेगा तो इंडिया एंड चाइना को लगेगा, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये और जो ये प्लेस है स्टेट ऑफ हार्मोन वो बंद हो। तो हमारा सबसे बड़ा जो है इंटरेस्ट ये है। एंड ईरान ने डायरेक्टली बोला है इंडिया को कि अगर आप साउथ में, मतलब हमारे इलाके में लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर, मतलब अरब कंट्रीज है, चाइना है, इंडिया इंडिया ऑलवेज बोलता है कि हम लीडर से हमारे ग्रुप के, तो अगर उसको लीडर बनना है तो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा और इसराइल के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा। बट हमको पता है कि हमको अच्छे दोस्त, वफादार दोस्त बहुत कम मिलते हैं, रसिया और इसराइल जैसे हम नहीं बोल सकते, और कुछ जर्मन शेफर्ड लोग आ जाते हैं और हमारे ईएएम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को कुछ भी बोल देते हैं। और मुझे ये नहीं पता चलता कि हमारे ही लोग, हमारे ही इंडिया के कुछ लोग वो जर्मन शेफर्ड को फॉलो करके बैठे हैं। अरे मेरे भाई, आपको भी पता है कि उसका इंटरेस्ट इंडिया के अगेंस्ट ही होता है, तो भाई उसको अनफॉलो करो। जो हम उसको व्यूज देके जो इनकम देते हैं उसको बंद करो। जर्मन शेफर्ड को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है अबाउट द वॉर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉशियस होकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वॉर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि यूएसए ने डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। इसराइल के पास यूएसए आ गया, यहाँ ईरान के पास रशिया ने बोला कि कुछ भी हो जाए हम न्यूक्लियर वेपन्स देंगे ईरान को, और यूएसए एंड इसराइल कभी नहीं चाहेंगे कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन आए। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि यूएसए वांट्स टू कंट्रोल द अरब कंट्रीज, द 57 नेशंस। यूएसए वांट टू कंट्रोल, व्हाई? बिकॉज there is a huge abundance of oil, and this all politics based on oil. If they want to make crash our economy like India, China, a growing economy, they just have to control the oil, and that's it. Our market will fall badly, and that's what they are doing from many years ago. But now our politicians become aware, especially Modi ji, and they are taking some step against this monopoly and going toward the electricity. ये हमको बहुत पहले करना चाहिए था। हमारे देश को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद तुरंत ये एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी 125 अराउंड 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वो सब ऑयल के ऊपर ही तो है। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, उस ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो वो ट्रक ड्राइविंग में जो डीजल होता है, ट्रैक्टर में पेट्रोल होता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होते हैं, उसमें तो ये जाता ही जाता है, डीजल ऑयल, डीजल पेट्रोल, लाइक दैट। अगर उसकी प्राइस बढ़ी तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा तो वो इंक्रीज होकर आएगा आपके पास। अगर कोई टमाटोस है, सपोज कोई फार्म फार्म से हमें 500 किलोमीटर दूर सेल करना है कुछ गांव में, अगर पेट्रोल की प्राइस ही डबल हो जाएगी तो टमाटोस की प्राइस भले ही कम हो, आपके पास भले ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टमाटोज एंड वेजिटेबल्स हो, बट बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस आपको इजीली मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? उसकी प्राइस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। सो ये होता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है, एंड सम टाइम इकोनॉमी पे बहुत बड़ा क्रैश आता है। बट इससे इंडिया को इतना है नहीं, मैं नहीं मानता कि इंडिया को है। बट अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ज्यादा दिनों तक क्लोज रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बट फिलहाल तो हमारे पास डीआईआई बहुत स्ट्रांग है, हमारे रिटेलर्स बहुत स्ट्रांग है, तो डरने की बात नहीं है। बट अभी मार्केट से दूर रहे जिनको नहीं पता है, वरना कंगाल होने का टाइम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।